सीपी जोशी के साथ इस समय हमारे संवाददाता राहुल गौतम है। जी राहुल। राजस्थान में वोटिंग जारी है और मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी जी। 5 बार से लगातार एमएलए हैं। सर, छठी बार आप दोबारा कंटेस्ट कर रहे हैं ये चुनाव। इस बार मुश्किल है चुनाव या आपको कॉन्फिडेंट है कि जो आपने काम किए, सांसद भी रहे आप भीलवाड़ा से, आप कॉन्फिडेंट हैं इस बार भी अपनी सीट को लेकर? जनता से पूछिए, वो बता पाएंगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ या नहीं। मैं जो बैठा हूँ, आपको लगता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ या नहीं? आपको लगता है कि जो क्या लगता है मैं जो बैठा हूँ रिलैक्स होकर, आपको लगता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ या नहीं? कई लोगों का ये कहना है कि विश्वराज सिंह मेवाड़ जिनको बीजेपी ने उतारा है, उसके बाद राजपूत जाति लामबंद हो गई है, अपर कास्ट जो है वो लामबंद हो गई और इस बार आपके लिए इतनी आसान राह नहीं होने वाली। जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया उन्हीं को जाकर पूछो। सर्व समाज नाथद्वारा का मेरे साथ। अच्छा, अमित शाह यहाँ पर आए थे, उन्होंने कैंपेन किया, आपके लिए भूपेश बघेल आए थे, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। क्या लगता है आपको, जो जनता है वो किन इश्यूज को ध्यान में रखकर आज वोट डाल रही है नाथद्वारा की? नाथद्वारा की जनता विकास के लिए वोट डाल रही है। पिछले 43 साल से सांसद जीवन में मैं हूँ। जनता के सुख दुख विकास में मैंने भागीदारी निभाई, उसी आधार पर मैं जनता से वोट मांग रहा हूँ। आपके जो ओपोनेंट हैं विश्वराज सिंह मेवाड़, वो कहते हैं कि आप एक्सेसिबल नहीं है पब्लिक के लिए, लोगों से मिलते नहीं हैं और यहाँ पर जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं हो पाया। यहाँ पर ये टूरिज्म सिटी को डेवलप करना चाहिए था, उस हिसाब से आप नहीं कर पाए। मुझे जानकारी नहीं वो कब नाथद्वारा में चुनाव के बोले आए। आप कह रहे हैं वो बाहर ही है? मुझे पता नहीं। जो कमेंट आप कर रहे हैं कि मैं मिलता नहीं हूँ, एक्सेसिबिलिटी नहीं है मेरी, ये तो उनके एलिगेशन है। मैं कह रहा हूँ उनकी जानकारी उनको, तो मुझे अच्छा लगता कि वो बताते कि नाथद्वारा में कब से आ रहे हूँ। अच्छा, ये बताइए कितना नंबर आप देंगे? आप विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, आप लगातार सीजन पॉलिटिशियन हैं, 40 साल से ज्यादा आपको राजनीति में, क्या नंबर देंगे आप जनता को राजस्थान की आज की? कितनी सीटें आप कांग्रेस पार्टी के डिलीवर करेंगे? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल परफॉर्म किया। कोरोना जैसे मैनेजमेंट को बहुत अच्छे मैनेजमेंट किया, राहत के संबंध में कदम उठाए, लोगों को रिलीफ देने का काम किया। खुश नजर नहीं आ रहे हैं सीपी जोशी आज की सुबह, नवाचार किया है। लेकिन मेवाड़ राजघराने के जो नुमाइंदे हैं उनसे मुकाबला उनका। हालांकि बीजेपी ने इस बार सांसदों को बड़ी विधायकी की चुनाव के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन सीपी जोशी स्वयं भुक्तभोगी हैं उस चीज के कि केंद्र से राज्य, राज्य से केंद्र। देखिए, निश्चित रूप से जब उन्होंने लोकसभा सीट जयपुर ग्रामीण भी लड़ी और वो चुनाव हारे, और इस बार का जो चुनाव है एक वोट से भी वो हारे, उसका भी दंश उनकी आत्मा में है कि वो मुख्यमंत्री बनने से इसलिए रह गए कि एक वोट से चुनाव हार गए। और अब की बार जो बीजेपी ने जो उदयपुर के राजघराना से जो प्रत्याशी उतारा है, उसके बाद वहां बहुत टाइट फाइट बताई जा रही है। लेकिन जो दोनों पार्टियों में एक नई चीज है कि दोनों ने आर्थिक भस्मासुर पैदा हुए हैं दोनों पार्टियों में, और वो आर्थिक भस्मासुर अपनी ही पार्टियों को खत्म करने के लिए और आला कमान को उनकी औकात बताने के लिए बागी खड़े किए हुए हैं। ये इस बार के जो चुनाव है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने या तो भाजपा में राज भोगा और माल कमाया, या कांग्रेस में राज भोगा और माल कमाया, और अब वो बागी होकर ताल ठोक रहे हैं। वो दोनों पार्टियों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो अभी विजय सर कह रहे थे कि चुनाव फंस रहा है, तो उस चुनाव फंसाने में इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि जो दोनों पार्टियों के बागी हैं वो किसको फंसा रहे हैं। आप देखिए, शाहपुरा में आप जब सचिन पायलट वहां मीटिंग करने गए, उस पोस्टर पर अशोक गहलोत की फोटो नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां आलोक बेनीवाल जो पिछली बार अशोक गहलोत के साथ थे, उनका साइलेंट समर्थन है। तो ऐसी ही कई सीटें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सच में। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबने अपने अपने घोड़े उतार रखे हैं, और वो घोड़े किसको जिताएंगे, किसको हराएंगे, कौन मैदान मारेगा। एक जगह पोस्टर पे दोनों की तस्वीर आई, अजमेर में लगा कि दोनों शायद चुनाव प्रचार के लिए साथ जाएंगे, लेकिन शाहपुरा में आते आते वो साफ हो गया। अशोक सिंघल भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। अशोक जी, कल से आप अशोक गहलोत को भी काफी, एक तो नाम आप दोनों का जो पहला एक है तो बड़ी दिक्कत हो जा रही है, इसलिए मैं आपका पूरा नाम ले रही हूँ। अशोक सिंघल जी, ये बताइए कि अशोक गहलोत जी को देखकर कुछ ऐसा लग रहा था कि उनको, हालांकि मंझे हुए राजनेता हैं, लेकिन कुछ भी उनको देखकर, उनके इर्द गिर्द देखकर ऐसा लग रहा था कि थोड़े तनाव में हो इन चुनावों को लेकर, कि जो राज और रिवाज की बात होती है उसको लेकर वो खुद आश्वस्त न हो। देखिए, कल उनसे मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात हुई, लेकिन
देखिए, नेता जो होता है ना, और मंजा हुआ नेता, अशोक गहलोत तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में मंत्री रहे 3 बार और सांसद 5 बार और 5वीं बार विधायक भी है, 6ठी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो बताते नहीं अपनी बात चेहरे से, क्योंकि बहुत कैंपेन भी कर रहे हैं और काफी जगह उनको जाना पड़ा, पूरे राजस्थान में जाना पड़ा है। तो लेकिन इतना जरूर है, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है अगर अंडर करंट होगा, कल भी हम लोग बैठे हुए थे तो उनको ये लग रहा है कि अगर अंडर करंट होगा तो वो कांग्रेस के फेवर में होगा, उनका कैलकुलेशन है ये। क्योंकि मुकाबला कड़ा है, 5 साल की जो राज और रिवाज की बात की जाती है कि 5 साल के बाद बदल जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टेट्स भी हैं, हरियाणा में भी जो रिवाज था वो बदला गया, बहुत सारी स्टेट्स में बदला गया, केरल का भी वो उदाहरण दे रहे थे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर साल 5 चीजें हो, जो चला रहे परंपरा, कहीं पर टूटती भी है परंपराएं। लेकिन अशोक गहलोत को जो 7 गारंटी, विजय विद्रोही जो बात बोल रहे थे, जो गारंटी है उनकी, उनको लग रहा है कहीं ना कहीं ये काम कर सकती है। उनको ये लगता है कि महिलाओं का वोट उनकी फेवर में जा सकता है। सरकारी कर्मचारी जो एक समय उनसे नाराज रहता था, इस बार ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बात थी वो उनकी फेवर में जा सकती है। तो उनकी कई चीजों को लेके कैलकुलेशंस हैं, अगर वो काम कर गई तो उनको फायदा हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने भी जिस ढंग से कैंपेन किया और यहाँ पे लैंड ऑर्डर की स्थिति को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेके, लाल डायरी का जिक्र किया, पेपर लीक की जो बात हुई, बहुत सारे मुद्दे बीजेपी उठाने की कोशिश करे। इसके अलावा जो ध्रुवीकरण की बात की जा रही है, बीजेपी भी कोशिश करती है, कांग्रेस भी करती है, और पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, वो उनको लगता है कि हर मुद्दे को अप्लाई किया जाए, कौन सा मुद्दा कहाँ काम कर जाए। ये चुनाव में हमेशा देखा जाता है, कोई सेट पैटर्न तो होता नहीं है चुनाव का। कास्ट इक्वेशंस हैं, जातीय जनगणना की बात राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से की गई, तो तमाम मुद्दे कोशिश की गई कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कि उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाए। लेकिन सबको भरोसा है, बीजेपी को लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाएंगे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो 5 साल उनका झगड़ा चला है, उसका फायदा उनको मिलेगा। लेकिन इधर वसुंधरा राजे को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे, तो कोशिश यही है कि दोनों तरफ से, गजेंद्र सिंह शेखावत से कल मैंने जब बात की, उनको भी ये लगता है कि हमको फायदा मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी, जिस ढंग से कांग्रेस की सरकार चली है, किसानों की समस्या। लेकिन अशोक गहलोत को लगता है कि जो 7 गारंटी है उनका फायदा कहीं ना कहीं उनको मिल सकता है। अगर वहां पर भी दंगे देखे गए थे और उसके बाद से भी ऐसा लगा था कि शायद एक विभाजन सा है और एक जो जिस ध्रुवीकरण की बात होती है वो कुछ हद तक, लेकिन जिस अंडर करंट की बात एक कर रहे हैं अशोक जी, और केवल वो नहीं कर रहे हैं बल्कि अंडर करंट एक ऐसा शब्द है जो इन चुनावों में बड़ा घूम रहा है सबकी, भाई सतह के नीचे एक तरंग दौड़ रही है, पर क्या वो सत्ता के में जो बैठे हैं उनके लिए अंडर करंट हो सकता है? देखिए, सत्ता के लिए अंडर करंट होता नहीं है, क्योंकि राजस्थान का आदमी बाजरा खाता है और बाजरा खाने वाले का जो अंडर करंट होता है वो हमेशा खिलाफ में ही जाता है। ये तयशुदा कार्यक्रम है, तो ये बाजरा खाने वालों का फैसला अगर उनका अंडर करंट बांपना है, क्योंकि बाजरे में कैल्शियम के साथ साथ फेरिक जो आयरन बहुत होता है, और आयरन कहीं न कहीं ये मैसेज देता है कि वो बदलाव की ओर जाता है। और लोहा शनि का प्रतीक है, और शनि क्या करता है, सबको बदला है कि सत्ता बदलाव का संदेश देता है। अगर अंडर करंट बढ़ता है तो ये मान के चलिए कि राजस्थान की सियासी आबो हवा की फिजा में बदलाव का रंग रोगन हो चुका है और परिणाम 3 दिसंबर को आना है। चलिए, ये कहावत भी है बाजरा को लेकर। हाँ, जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजिरी। हाँ, तो लेकिन हाजिरी। वो हाजिरी के बाद बाजरा के वो कहावत है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो हाजिरी भूल चुके हैं आचार संहिता में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इमोशनल कार्ड, क्योंकि चुनाव के 48 घंटे पहले हम देखें, न गारंटी है, न दावे हैं, न वादे हैं। चलिए मिथिलेश जी, ये नेता देख लें, हम लोग यहाँ पर विश्लेषण करने के लिए, अब किसकी जीत होगी हार होगी ये जनता इस समय तय करेगी। विजय जी क्या कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि लहर पकड़ में आती है, अंडर करंट पकड़ में नहीं आता। अंडर करंट हमेशा नतीजों के बाद होता है। अच्छा, ये अंडर करंट था जो पकड़ में नहीं आ रहा था, और लहर पकड़ में आती है और लहर कुछ दिख नहीं रही। ऐसे में मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि मुकाबला कांटे का है और 10-15 सीटों का अंतर हो सकता है, ऐसा मोटे तौर पर कुल कहा जा रहा है। लेकिन मैं महिला वोटरों की बात कर रहा था कि जितनी योजनाएं हैं गारंटी वाली, वो सब महिला केंद्रित है। ऐसे में महिलाओं के हाथ में मुझे लगता है कि सत्ता की चाबी है, और उसका क्या फर्क पड़ेगा, कितना वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का होता है, उसके आधार पर आज शाम को 6 बजे के बाद हम कुछ हमें थोड़ा अंदाजा उस समय लगेगा।